सोचिए एक पल के लिए कि आपके 2 बच्चे हैं, आपने उन्हें पाला, रात भर जागे, उनकी पहली मुस्कान देखी और फिर एक दिन एक कागज आता है, मान लीजिए एक डीएनए रिपोर्ट। माँ बनने का सपना शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन सोचिए अगर 9 महीने तक जिस बच्चे को आपने अपनी कोख में रखा, जन्म दिया, प्यार से पाला, एक दिन एक डीएनए रिपोर्ट आके कह दे कि वो जैविक रूप से आपका बच्चा है ही नहीं। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन हाल ही में सामने आए मामले ने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए हमने उस परिवार से बात भी की जो खुद इस पूरे घटनाक्रम का हिस्सा रहे। उनकी कहानी, उनके सवाल और उनका पक्ष भी हम आपके सामने रखे। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये कहानी आईवीएफ जैसे आधुनिक इलाज पर भरोसा करने वाले उन लाखों परिवारों की भी है। और इसीलिए इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि ऐसे कई मामलों को समझेंगे ताकि ये जाना जा सके कि आखिर ऐसी घटनाएं कैसे होती हैं, कितनी दुर्लभ हैं और इन्हें रोकने के लिए क्या व्यवस्थाएं मौजूद हैं। गुड़गांव का एक कपल जिसके 2 जुड़वा बच्चे आईवीएफ से, उनके अपने, ये उन्हें बताया गया था। फिर एक डीएनए टेस्ट हुआ और परिवार ने आरोप लगाया कि उस टेस्ट में दिखाया गया है इन दोनों ही बच्चों का ना माँ से ना बाप से कोई बायोलॉजिकल रिश्ता है ही। गुरुग्राम से सामने आया ये मामला चर्चा का विषय बन गया। इस विषय में हमारी टीम ने प्रभावित परिवार से बातचीत की ताकि इस मामले को सिर्फ दस्तावेज और रिपोर्ट से नहीं बल्कि उनके अपने अनुभव के जरिए भी समझा जा सके। कागजों पर दर्ज तथ्यों से पहले उन लोगों की आवाज सुनिए जिनकी जिंदगी इस मामले से सीधी जुड़ी हुई है। अगर इस तरीके से सच का गला घोटना शुरू हो गया तो सर फिर समाज बचेगा ही नहीं ना सर। चलिए हरा दीजिए मेरे को केस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना जी, क्योंकि हार तो हम लोग ऑलरेडी चुके हैं। 5 जनवरी 2026 को मैं और मेरी वाइफ ऑलरेडी हार चुके हैं मैम, ठीक है ना जी। एक चीज और स्टोरी वहां पर स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट में नरेट की जा रही है हॉस्पिटल की तरफ से कि जी ये लड़कियां हो गई इसलिए नहीं रखना चाहते। मैम सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, कोई एक समझदार आदमी इस चीज पे फोकस करे अगर इस बात पे, अगर मुझे लड़कियां हो गई थी और मुझे नहीं रखनी थी तो मेरे लिए क्या इजी था, मैं चुपचाप उन्हें अडॉप्शन के लिए दे देता, मैं मीडिया में आता ही नहीं, ठीक है जी। या फिर मैं वहीं अल्लाह काट देता। मैम वो 6 महीने से वो बच्चे मेरे ही हैं और मैं फिर ऑन कैमरा एक चीज खुल के बता रहा हूं, जिस दिन इन बच्चों के पेरेंट्स, जेनेटिक पेरेंट्स सामने आएंगे, ठीक है जी, अगर जितना मैं मेरे बच्चों के लिए तड़प रहा हूं, अगर उसका 1% भी उनमें तड़प कम मिली, मैं अपने बच्चे सैक्रिफाइस करूंगा, मैं इन बच्चों को फिर नहीं दूंगा। और ये मैं अपने हर इंटरव्यू में, बरखा दत्त जी के साथ इंटरव्यू हुआ था तब भी यही बात हुई थी। अगर आप मानते हो कि हम सब भारतीय हैं और हम सब इंसान हैं और आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए, सिर्फ एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए, उतना ही काफी है। क्योंकि इस केस के बाद मैम मेरे लिए इस केस की अभी तक की सबसे बड़ी जीत पता क्या है मैम? इस केस की अभी तक की सबसे बड़ी जीत क्या है मैम? इस केस की सबसे बड़ी जीत ये है कि लोग अब आईवीएफ के लिए अवेयर हो रहे हैं। जब वो जा रहे हैं, आप लगा के चलिए, आज तक कभी आईवीएफ हॉस्पिटल वालों की तरफ से कोई वीडियो रिलीज नहीं होती थी, अब हर हॉस्पिटल अपनी वीडियो रिलीज कर रहा है। हम इतने प्रिकॉशन रखते हैं, हम इतना ध्यान रखते हैं, आप प्लीज हमारे पास आईवीएफ के लिए आए। मैम जितने लोगों के बच्चे बदलने से बचेंगे ना मैम, बोलते हुए मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं मैम, मेरा परमात्मा उसका क्रेडिट मेरे को देंगे, ठीक है ना जी। क्या आपने जो 30 लोगों ने बच्चे खरीदे हैं ये वेरीफाई करवाया उन सभी के बच्चे हैं या नहीं है पहले से? और अगर उनके बच्चे हैं और उसके बाद वो खरीद रहे हैं तो क्या हमारे देश में ऑर्गन ट्रैफिकिंग नहीं होती? क्यों उस केस को वहीं पर रोक दिया जा रहा है? क्यों उसकी इन्वेस्टिगेशन और आगे नहीं बढ़ाई जा रही? ऑर्गन ट्रैफिकिंग तो आपको पता है ना मैम,
कर लीजिए उसकी भी। अगर उन सबके बच्चे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर उन सबके बच्चे हैं तो फिर उन्हें बच्चा खरीदने की क्या जरूरत है। अगर किसी को बच्चों के लिए कुछ स्ट्रेस है या कोई टेंशन है तो सर डोंट वरी, ठीक है ना जी। इतना हम लोग तंगदिल लोग नहीं हैं जो बच्चों की केयर ना कर सकें। हाँ, हम अपनी फाइट जो है अब सच के लिए लड़ रहे हैं, हमें बाहर भी जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बच्चों के पास उनकी केयर करने के लिए बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है ना जी। तो परिवार है पूरा, उनके भाई हैं, उनकी बहनें हैं, उनका सब कुछ है। अब ये भी इशू आ जाएगा भाई कहाँ से है, मैम मेरे भतीजे और मेरा भांजा मेरे पास ही रहते हैं, तो ये भी क्लियर कर देता हूँ कि अच्छा कल को बम फटा, इसके तो बेटे भी हैं, वो बेटे हैं मेरे ही हैं, वो भी बेटे मेरे ही हैं, ठीक है ना जी। तो मेरे भतीजे हैं वो मेरे पास ही रहते हैं, मेरा भांजा मेरे पास ही रहता है, मेरी सिस्टर है वो मेरे पास रहते हैं, मम्मी पापा हैं, ठीक है ना। तो पूरा परिवार है उनकी केयर करने के लिए, आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू सो मच। इस मामले की जांच के दौरान हमें पता चला कि गुरुग्राम अकेला मामला नहीं है। अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों से ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने आईवीएफ प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े। आइए एक एक करके उन मामलों को समझते हैं। सबसे पहली कहानी है दिल्ली की। साल 2009 एक हॉस्पिटल था, बड़ा ही नामी, रजिस्टर्ड भाटिया ग्लोबल। ये याद रखिएगा, रजिस्टर्ड, बाद में ये बात काम आएगी। एक कपल वहां गया आईवीएफ के लिए। 2009 में 2 बच्चियां पैदा हुई। कुछ साल बाद एक डीएनए टेस्ट हुआ और पता चला पिता इन बच्चियों के बायोलॉजिकल पिता नहीं। वो कपल कोर्ट गया और अब ध्यान दीजिए कितना वक्त लगा। केस चलता रहा और 14 साल। जून 2023 में देश की सबसे बड़ी उपभोक्ता अदालत एनसीडीआरसी ने फैसला सुनाया। 1.5 करोड़ रुपए की लायबिलिटी और अदालत की अपने शब्दों में लापरवाही कॉन्क्लूसिवली एस्टैब्लिश्ड। और इसी फैसले में एक सिफारिश भी जो आज तक लागू नहीं हुई, उसकी बात आगे करेंगे, अभी इसे याद रखिए। बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। हैदराबाद से जुलाई 2025 एक कपल पुलिस के पास पहुंचा। उनके नवजात बच्चे का डीएनए टेस्ट हुआ था, नतीजा वही था, बच्चे से उनका कोई रिश्ता ही नहीं था। एक फर्टिलिटी सेंटर थी, यूनिवर्सल सृष्टि, चलाती थी डॉक्टर नम्रता, उम्र थी 64 साल। 27 जुलाई 2025 को उनको गिरफ्तार किया गया। फिर ईडी आई। सितंबर 2025 में ईडी ने एक साथ 9 जगहों पर छापे मारे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, और फरवरी 2026 में ईडी ने डॉक्टर नम्रता को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया, वो अभी जुडिशियल कस्टडी में। अब मैं यहाँ बहुत सावधानी से बोलूंगी क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आरोप है, कोर्ट में अभी तक साबित नहीं हुआ, और वो ये है कि ईडी और एसआईटी का दावा है कि इस नेटवर्क ने 80 से ज्यादा जोड़ों को ठगा है। दावे के मुताबिक किसी को ऐसा बच्चा दिया गया जिनका उनसे डीएनए मेल नहीं खाता, किसी को झूठी मौत की रिपोर्ट थमा दी गई, किसी ने पैसा दिया और बच्चा मिला ही नहीं। डॉक्टर नम्रता ने सभी आरोपों से इनकार किया है। अब तीसरी कहानी है महाराष्ट्र। फरवरी 2026 इस बार मामला एक्स का था। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, छापे पड़े बदलापुर, उल्लासनगर, थाने, वांगनी, अंबरनाथ, नासिक। छठी गिरफ्तारी थी डॉक्टर अमोल पाटिल, नासिक की मालती आईवीएफ सेंटर के डायरेक्टर। उन पर सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे ने डीजीपी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा है, आरोपी डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन रद्द हो जानी चाहिए। और एमएलसी चित्रा वाघ ने परिषद में आरोप लगाया कि कुछ महिलाओं से 8 से 10 बार एक्स लिए गए। कानून कहता है सिर्फ एक बार, और बाद में कोई मेडिकल देखभाल नहीं हुई, ये उनका आरोप है। और चौथी कहानी फिर से दिल्ली से है। साल 2024 में अप्रैल 2024 सीबीआई ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन ये क्लिनिक नहीं था, एक बाजार था। सीबीआई के मुताबिक ये गिरोह बच्चे खरीदता था और चाइल्डलेस कपल को बेच देता। कीमत थी 4 से 6 लाख रुपए एक बच्चे की। बायर्स ढूंढने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता था। 5.5 लाख रुपए नकद जब्त हुए। ये आईवीएफ नहीं था, ये बच्चों की खरीद फरोख्त थी। 4 अलग अलग मामले, लेकिन एक सवाल हर बार सामने आता है, आखिर ऐसी गलती होती कैसे? क्या आईवीएफ प्रक्रिया में वाकई इतनी बड़ी चूक संभव है, या इसके पीछे किसी नियम का पालन ना होना जिम्मेदार होता है? इन सवालों को समझने के लिए हमने बात की आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर सुजाता अग्रवाल से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बहुत ही इजी वे में बताएं कि आईवीएफ आखिर होता क्या है।
ओके, सो आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नॉर्मली जब हम लोग हमारे बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जो हमारा बेबी बनता है, स्पर्म्स, हस्बैंड के स्पर्म्स और वाइफ के ओवा के मिलने से वो हमारी ट्यूब्स में बनता है। यूट्रस होता है, एक महिला के शरीर में 2 ट्यूब्स होती हैं और 2 ओवरीज होती हैं, तो ट्यूब में बेबी बनता है और फिर वो आके यूट्रस हमारा गमला है जहाँ पे हमारा बेबी इम्प्लांट करेगा, ग्रो करेगा। आईवीएफ में हम लोग लेडी के अंदर एग्स बनाते हैं और उसको हम बाहर निकाल लेते हैं लैब में, बेहोशी में, और हस्बैंड के सीमन में जो स्पर्म्स होते हैं वो एग में स्पर्म की इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद में लैब में बेबी बन जाते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन माने जो फर्टिलाइजेशन होता है वो लैब के बाहर होता है, उन बच्चों को हम ग्रो करते हैं और फिर उसको वापस यूट्रस में रिप्लेस कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को आईवीएफ बोलते हैं। ओके, तो क्या 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 ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें कपल्स को आईवीएफ की सलाह दी जाती है, और क्या जो कपल्स भी प्रेगनेंसी अफोर्ड नहीं कर पाते, क्या सबको आईवीएफ की सलाह दी जाती है? बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, ट्यूब्स में बेबी बनता है, तो जिन महिलाओं की ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं उनके अंदर आईवीएफ करने से ही प्रेगनेंसी होगी, क्योंकि ट्यूब को ओपन करना बहुत मुश्किल काम है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोगों में मेल फैक्टर्स, स्पर्म्स बहुत ही वीक होते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, फर्टिलाइज नहीं कर पाते, तो मेल फैक्टर्स में आईवीएफ की बहुत इंपॉर्टेंस है। जो बहुत सारे कपल्स होते हैं जो कंसीव नहीं कर रहे, मेल्स प्रॉब्लम है, आईवीएफ के द्वारा उनको प्रेगनेंसी हो जाती है। और तीसरा, कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें अनएक्सपेक्टेड इनफर्टिलिटी होती है, मतलब सब कुछ बिल्कुल ठीक है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, एग बन रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बेबी नहीं आ रहा, तो उन कपल्स में आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी होती है। तो ट्यूब्स ब्लॉक, मेल फैक्टर एंड अनएक्सपेक्टेड इनफर्टिलिटी, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट कारण होते हैं आईवीएफ के। तो आजकल जो इनफर्टिलिटी का मामला बढ़ रहा है, तो क्या ये कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से जुड़ा है, वुमेन के या फिर मेंस के? सो इनफर्टिलिटी मतलब इनएबिलिटी टू कंसीव। आप देखिए आप कौन सी हवा सूंघ रहे हैं, जितने भी एयर है उसमें पोल्यूशन है, लंग्स के थ्रू वो ओवरी को डैमेज कर रहे हैं, एग्स हमारे डैमेज हो रहे हैं। नंबर 2, हम क्या खा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स, प्लास्टिक की बॉटल्स में आप सोचते हो पानी पी रहे हैं, बिस्लरी क्या है, उसमें प्लास्टिक है, तो ये सारे जो केमिकल्स हैं ये जाके ओवरी के एग्स को डैमेज कर देते हैं, हमारे बॉडी के ओवेरियन रिजर्व को कम कर देते हैं। प्लस इसके अलावा लड़कियां पढ़ लिख के स्मार्ट हो गई हैं, वो जल्दी बेबी नहीं करना चाहती हैं, एज रिलेटेड फैक्टर्स, तो इन फैक्टर्स की वजह से आईवीएफ की प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब मेल्स जो हैं वो मोबाइल जेब में रख के घूमते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, इसलिए मेल फैक्टर्स में स्पर्म क्वालिटी पुअर हो गई है। तो मल्टीपल सोशल प्रॉब्लम्स, रात भर जगना, दिन में सोना, स्ट्रेस, पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स एंड लेट एज में कंसीव करना, ये सारे मेन कारण है इनफर्टिलिटी के। तो क्या मेंस की एज का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है आईवीएफ की प्रोसेस पर? मेन की एज का उतना जल्दी और उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता जितना एक फीमेल की एज का पड़ता है। तो फीमेल की एज में बेस्ट है 30 to 35 के बाद ऊसाइड क्वालिटी पोर होती है, 40 के बाद बहुत ही पोर होती है, प्लस बच्चे के अंदर मल्टीपल डिफेक्ट्स होने का होता है, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, तो जेनेटिक डिफेक्ट्स का रिस्क बढ़ जाता है। पर मेल में इतना नहीं फर्क पड़ता है, 55-60 ईयर्स तक की मेल में स्पर्म क्वालिटी अच्छी रहती है, इवन लेटर एज में भी अच्छी होती है, तो इट्स मोर ऑफ अ फीमेल एज फैक्टर। आईवीएफ की सक्सेस रेट को लेकर बहुत से लोग जो हैं डरते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, तो देखिए आईवीएफ की सक्सेस रेट ऑल ओवर वर्ल्ड, इफ़ यू सी अमेरिका 45 to 50%, सिंगापुर सेम, इंडिया में भी वो सक्सेस रेट सेम ही है 40 to 45%। बट ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पेशेंट चूज़ किया है। सपोज किसी पेशेंट के ट्यूब्स ब्लॉक है और वो यंग है तो उसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छी है, वो या पहली साइकिल में भी या दूसरी तीसरी में कंसीव कर जाती है। पर किसी की एज बहुत ज़्यादा है, जैसे 40+ है, एग्स बहुत ही कम है, तो उसमें सक्सेस रेट कम है। तो क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट 40 to 45% है, पर एज के हिसाब से और क्या इंडिकेशन है आईवीएफ करने का उसके हिसाब से सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो इस पूरी जो आईवीएफ का अगर आप प्रोसेस हमें एक बार बताएं, और कई लोग जो हैं डरते हैं कि ये बहुत दर्दनाक होता है, बहुत लोग इस चीज़ को लेकर एक मिथ्स टाइप का, तो वो अगर आप बताएं इसके बारे में। सो आईवीएफ का प्रोसेस बिल्कुल भी दर्दनाक या डरावना नहीं होता है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। पीरियड के सेकंड डे से हम आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं, आपको एक बहुत ही छोटा सा इंजेक्शन होता है विच इज़ ऑलमोस्ट पेनलेस, वो लगता है। अब पेन फ्री नीडल फ्री इंजेक्शंस भी आ गए हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, और आपको ओवरऑल 8 to 10 डेज इंजेक्शन लगते हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। बीच में 3-4 बार आपके अल्ट्रासाउंड होंगे, 1-2 बार आपके ब्लड टेस्ट होंगे, और जब हम लोग देखते हैं कि आपके एग्स रेडी हो गए तो वो पूरा बेहोशी में एग रिट्रीवल होता है, तो वो इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर। उसके बाद में एम्ब्रियो रिपोजिशन करने में भी इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर। तो आईवीएफ के लिए पेन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, इट्स प्रैक्टिकली पेशेंट को ऐसा कोई पेन नहीं होता है, शी इज़ ऑलवेज वेरी कंफर्टेबल। तो क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने चाहिए वुमेन्स को उसके? हाँ, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं आईवीएफ के लिए तो एक अपने वेट का ध्यान रखिए, अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट है तो कम करिए। कम वेट वाले लोगों को ज़्यादा इजीली कंसीव होता है। ओबेसिटी इज़ अ बैड फैक्ट, नंबर 1। नंबर 2, स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप एल्कोहल, एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्दी फूड खाना ही चाहिए सबको, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जंक फूड बंद करना चाहिए। प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए ताकि आपके ब्रेन को प्रॉपर आराम मिले, आपके मेलाटोनिन सेरोटोनिन लेवल्स नॉर्मल रहे। और उसके बाद में आप अपने हस्बैंड के साथ जाइए डॉक्टर के पास, शी विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, आप डिसाइड करिए एंड यू कैन गो फॉर आईवीएफ। अगर कराना है तो टाइम से कराना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। छोटी छोटी जगह आप 50 तरह के प्रोसीजर कराते हैं, आप उससे ज़्यादा पैसा वेस्ट कर देते हैं और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स और कोई रिस्क भी होते हैं?
पहले IVF के रिस्क होते थे जब हमारे पास कुछ तरह के इंजेक्शन नहीं थे, पर अब हम लोग जो प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं उसमें रिस्क बहुत ही कम हो गए हैं। और दूसरी बात, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हो, भले ही आप एक छोटा सा एब्सिस ड्रेन करा रहे हो या सिस्ट निकलवा रहे हो, जो सर्जिकल एनेस्थीसिया का रिस्क है वो हर एज में, हर प्रोसीजर में डॉक्टर को होते हैं, लेकिन पेशेंट प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेटेड होती है। एनेस्थीसिया टेक्निक्स बहुत अच्छी हो गई है, तो प्रैक्टिकली एनेस्थीसिया के रिस्क बहुत कम है। प्रोसीजर अगर अच्छे हाथों से, ढंग के हाथों से किया जाए प्रॉपर तरीके से, तो प्रोसीजर के भी रिस्क बहुत कम है। रेयरली कुछ पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि कोई ब्लीडिंग हो गई या कोई एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन हो गई, इस तरह की चीज़ हो सकती है। एक हाइपर स्टिमुलेशन भी होता है, पर वो आजकल की मेडिसिन के द्वारा ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। तो प्रैक्टिकली IVF बहुत सेफ है और इसमें ऐसा कोई भी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। तो कई सारे जो मैम इसके साथ मिथ जो हैं जुड़े हुए हैं कि बच्चा जो है वो पेरेंट्स का नहीं होता या फिर स्वस्थ नहीं होता या सामान्य बिल्कुल नहीं, बच्चा पूरा पेरेंट्स का ही होता है। माँ के ही एग्स हैं, फादर के ही स्पर्म्स हैं और वो माँ के ही यूट्रस में जा रहा है, तो 100% माँ और बाप का ही बच्चा होता है। कुछ लोग IVF के लिए अगर वो एग डोनर ले रहे हैं, अगर मम्मी के अंदर एग्स ही नहीं है और वो एग डोनर ले रहे हैं, तो फिर जो एग है उसका जो DNA है वो मदर डोनर का होगा और जो स्पर्म का DNA वो फादर का होगा। लेकिन डोनर जो होता है वो आपको पता नहीं होता है, तो उस कंडीशन में DNA आपका नहीं मैच करेगा। पर अगर आप अपने ही गैमेट से IVF करा रहे हैं तो वो 101% आप ही का बेबी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी भी जो लोग डर रहे हैं या हिचकिचा रहे हैं इसको लेने से, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं सलाह देना चाहूँगी कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपके घर में बच्चा होए और किसी रीज़न से आपको नहीं हो रहा है, तो आप IVF और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाइए, उनसे एडवाइस लीजिए। वो आपको हर तरीके से गाइड करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है और उसके हिसाब से आप फॉलो करिए। टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि एज के साथ में पूरी बॉडी की एजिंग हो रही है, इंक्लूडिंग योर एग्स, योर यूट्रस एंड योर स्पर्म्स। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतनी आसान भाषा में हमें इससे जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण सी बातें बताई। डॉक्टर की बातों से इतना तो साफ होता है कि IVF एक बेहद नियंत्रित और कई स्तरों पर जांची जाने वाली प्रक्रिया है। ऐसे में अगर कहीं चूक होती है तो उसके पीछे कई वजह हो सकती है। हालांकि हर मामले की सच्चाई उसकी जांच और उपलब्ध सबूतों पर ही तय होती है। अब जरा फिर से पीछे चलते हैं। दिल्ली, हैदराबाद, थाने, नासिक, गुड़गांव, 5 शहर, 3 राज्य, 1 दशक, ये सब एक ही तार से जुड़े हैं या नहीं, ये जांच एजेंसियां तय करेंगी। लेकिन एक बात साफ है, जो लोग सोचते हैं ये सब छोटी अनजान क्लिनिक्स में होता है, बड़े रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में नहीं, उस सोच को भाटिया ग्लोबल ने रजिस्टर्ड और NCDRC ने खुद कहा कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस रामपाल। हाँ, रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन इस बात की गारंटी नहीं देता कि सब कुछ ठीक है। तो अब सवाल ये है कि ये पूरा खेल चलता कैसे? ईडी और जांच एजेंसियों ने सृष्टि केस का जो खाका खींचा वो कुछ ऐसा है, और फिर दोहरा दूं कि ये दावा है, अभी साबित होना बाकी है। पहला स्तर एजेंट DCP रश्मि पेरुमल के मुताबिक एजेंट्स का काम था बच्चे के सोर्सेज ढूंढना। ईडी का दावा है एक लड़की के लिए 3.5 लाख, एक लड़के के लिए 4.5 लाख। अब दूसरा स्तर है क्लिनिक, वही बच्चे और ऊपर से एक झूठी कहानी, सरोगेसी की झूठी रिपोर्ट, प्रेगनेंसी के झूठे अपडेट्स। और ईडी और SIT का दावा है कि उन जोड़ों से 11 लाख से 44 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। ईडी का ये भी दावा है कि ये सब 2014 से चल रहा था और लाइसेंस रद्द होने के बाद भी जारी रहा। डॉक्टर नम्रता ने तो सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। अब एक काल्पनिक स्थिति में सोचिए, ये सच्ची घटना नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र केस में जो आरोप है उसी पैटर्न पर है। एक 24 साल की लड़की बदलापुर के पास रहती है, दिहाड़ी पे काम करती है। व्हाट्सएप पर उसे एक मैसेज आता है, एक्स डोनेट कीजिए 25,000 रुपए, पूरी मेडिकल केयर और बात गुप्त रहेगी। 25,000 जो शायद उसकी 2 महीने की कमाई हो सकती। वो कॉल करती है, कोई गहरी मेडिकल जांच नहीं, 10 दिन इंजेक्शंस, फिर प्रोसीजर, फिर घर और कोई फॉलोअप नहीं। कानून कहता है कि एक्ट की प्रक्रिया सिर्फ एक बार होनी चाहिए। चित्रा वाघ के मुताबिक कुछ महिलाओं ने ये 8 से 10 बार किया, कुछ महिलाओं से 8 से 10 बार एग लिया गया है और उन्हें ये कानूनी तौर पर पता भी नहीं था। लेकिन अब ये कहानी तो काल्पनिक थी, लेकिन वो महिलाएं नहीं जिनसे 8 से 10 बार एग लिए गए। महाराष्ट्र केस में असली औरतें थी जिनके शरीर से बार बार एग्स निकाले गए। ये आरोप है, उनके नाम पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं है, उनकी कहानी हमारे पास नहीं है, उनसे किसी ने पूछा ही नहीं है। और मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जो सिस्टम उन्हें गिनता ही नहीं है वो उन्हें बचाएगा कैसे? अब एक बात जो पूरी तरह कंफर्म है, और यही मेरे ख्याल से इस पूरी कहानी की जड़ है, कि गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड क्लिनिक्स का हिसाब है। अगस्त 2025 तक 2,592 आर्ट क्लिनिक्स रजिस्टर्ड थे। जनवरी 2022 में कानून लागू हुआ था। मई 2023 तक 1.5 साल बाद सिर्फ 219 क्लिनिक रजिस्टर्ड थी। संख्या बड़ी है ये सच है, लेकिन कुल कितनी क्लिनिक्स चल रही हैं? उपलब्ध पब्लिक रिकॉर्ड में अनरजिस्टर्ड क्लिनिक्स का कोई ऑफिशियल काउंट नहीं। एक एक्सपर्ट का अनुमान जरूर है
कि आईएफएस की डॉक्टर सुनीता चंद्रा का 40,000 से ज्यादा क्लिनिक्स, ये वेरीफाइड आंकड़ा नहीं है, सिर्फ अनुमान। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कितने रजिस्टर्ड है, सवाल ये है जो दिखता ही नहीं है उसे रोका कैसे जाएगा। और वो सिफारिश याद उसी 2023 के एनसीडीआरसी फैसले की, जब अदालत ने कहा था एआरटी से जन्मे हर बच्चे का डीएनए प्रोफाइल अनिवार्य होना चाहिए। ये सिफारिश मेडिकल काउंसिल और स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी गई और एआरटी एक्ट में एम्ब्रियो या गैमेटे की पहचान वेरीफाई करने का कोई अनिवार्य तरीका नहीं। कानून इसकी मांग ही नहीं करता, यानी आपका एम्ब्रियो आपका ही है या नहीं, ये कोई सिस्टम जांचता ही नहीं है जब तक आप खुद ना करवाएं। एक आखिरी गलतफहमी इस हिस्से में बहुत लोग सोचते हैं ये सब कम पढ़े लिखे लोगों के साथ होता है, हम तो समझदार हैं, हमारे साथ नहीं होगा। तो वो गुड़गांव का कपल याद है, शहरी था और पढ़ा लिखा जागरूक था। एफआईआर कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई। 31 मार्च 2026 को एम्स ने डीएनए सैंपल लिए। जून 2026 तक नतीजे का इंतजार। और फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि फ्रॉड आपकी समझदारी पर हमला नहीं करता, वो आपकी उम्मीद पर हमला करता है, और उम्मीद सबसे पढ़े लिखे इंसानों को भी होती है। तो कानून कहाँ था, उसने कुछ किया भी या नहीं? 18 दिसंबर 2021 संसद ने 2 कानून पास किए, एआरटी रेगुलेशन एक्ट और सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट। 25 जनवरी 2022 से दोनों लागू हुए। एआरटी एक्ट ने कहा कि हर फर्टिलिटी क्लिनिक को रजिस्टर होना जरूरी है। सजा भी तय की, पहली बार 5 से 10 लाख जुर्माना, दोबारा 3 से 8 साल जेल और गैमेट्स बेचने पर 5 से 10 साल जेल। सरोगेसी एक्ट ने कमर्शियल सरोगेसी पर रोक लगाई, सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी, और वो भी शादीशुदा भारतीय जोड़ों के लिए। LGBTQ+ लोग, अकेले पुरुष, लिव इन जोड़े इसमें शामिल नहीं। कागज पर ये कानून मजबूत था, लेकिन इस बैन को लेकर 2 राय, और दोनों को सुनना जरूरी है। एक तरफ वो जो कहते हैं कमर्शियल सरोगेसी में औरतों को सामान बना दिया जाता है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, इस बैन ने उन शोषण को रोका। दूसरी तरफ कुछ कानून जानकार और अधिकार कार्यकर्ता कहते हैं बैन से डिमांड खत्म नहीं, बस बाजार अंडरग्राउंड चला गया और जो थोड़ी बहुत सुरक्षा थी वो भी हट गई। ईडी का दावा है कि सृष्टि ये इस बैन के बाद भी चलता रहा। ये बैन सही था या गलत, ये तय करना मेरा काम नहीं है, ये फैसला आप पर छोड़ दिया। और फिर सिस्टम ने जवाब दिया कि हैदराबाद की डॉक्टर नम्रता गिरफ्तार है। फिर ईडी ने पीएमएलए में गिरफ्तारी की मार्च 2026। ईडी ने 50 प्रॉपर्टीज कुर्क की, जमीन, फ्लैट्स, एक हॉस्पिटल, किताबी कीमत लगभग 30 करोड़, बाजार कीमत का अनुमान करीब 50 करोड़। महाराष्ट्र से 6 गिरफ्तार, दिल्ली सीबीआई ने 7 पकड़े। सिस्टम जाग गया, लेकिन एक सवाल, जिन मामलों की शुरुआत डॉक्यूमेंटेड है उनमें ट्रिगर एक ही था, किसी जोड़े का अपना डीएनए टेस्ट, किसी की शिकायत, किसी की टिप। रेगुलेटरी इंस्पेक्शन ने किसी को नहीं पकड़ा। जून 2026 तक गिरफ्तारियां हुई, छापे पड़े, प्रॉपर्टीज कुर्क हुई, और फिर भी किसी को सजा नहीं मिली अभी तक, एक भी मामले में। और ये समझना जरूरी है, हमारे कानून में आरोप सजा नहीं होते, हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का हक है। ये बात याद रखिएगा कि वो एनसीडीआरसी की सिफारिश जून 2023 में दी गई, जून 2023, जून 2024, जून 2025 और जून 2026। एक जोड़े को इंसाफ में 14 साल लगे और एक सिफारिश को जवाब का इंतजार करते 3 साल हुए। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ कहा, गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने परिषद में बताया आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होंगे, सभी आईवीएफ सेंटर्स एक केंद्र निगरानी सिस्टम से जुड़ेंगे। उनके मुताबिक राज्य में करीब 860 आईवीएफ सेंटर्स हैं। ये वादे हैं कागज पर, जमीन पर अभी कुछ कंफर्म नहीं है। क्या ये काफी है? ये तो आप तय कीजिए। अब तक आपने सिस्टम देखा, कानून देखा, कार्रवाई देखी, तो अगला सवाल आपके मन में यही होगा, मैं खुद को कैसे बचाऊं? वो जवाब भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले रुकना जरूरी है। ये सब आरोप डॉक्टर नम्रता ने इनकार कर दिए हैं। डॉक्टर अमोल पटेल का विस्तृत पक्ष अभी सामने नहीं आया। भाटिया ग्लोबल के डॉक्टर्स ने लापरवाही से इनकार किया था, जिसे एनसीडीआरसी ने खारिज किया। अदालतें सुन रही हैं, किसी को दोषी नहीं ठहराया गया। ये डॉक्यूमेंट्री किसी को दोषी नहीं मानती। और एक बात जो कहनी जरूरी है, भारत में हर साल बहुत बड़ी संख्या में आईवीएफ साइकिल्स होते हैं, ज्यादातर बिना किसी फ्रॉड के। हजारों ईमानदार डॉक्टर, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, नर्सेज। भारत में इनफर्टिलिटी एक सच्ची चुनौती है। आईसीएमआर के मुताबिक 10 से 15% जोड़े इससे जूझते हैं। उनके लिए आईवीएफ झूठ नहीं बल्कि उम्मीद है, और ये डॉक्यूमेंट्री उस उम्मीद को तोड़ने के लिए नहीं है। फ्रॉड डॉक्यूमेंटेड है, फ्रॉड पूरी कहानी नहीं है। सरोगेसी बैन, एक बार फिर दोनों पक्ष बराबर हैं। एक तरफ बैन ने औरतों को शोषण से बचाया है, दूसरी तरफ बैन ने बाजार को अंडरग्राउंड कर दिया है। दोनों सच हो सकते हैं, ये फैसला आपका है। अब वो 5 काम जो किसी भी आईवीएफ क्लिनिक को चुनने से पहले आप कीजिएगा। स्टेप 1, रजिस्ट्री चेक करें। सबसे पहला, सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है registry.artsurrogacy.government.in।
मुफ्त सबके लिए है। अपने क्लिनिक का नाम डालिए, देखिए रजिस्टर्ड है या नहीं। स्टेप 2, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखित में मांगे। अगर क्लिनिक देने से मना करे तो ये एक रेड फ्लैग है। स्टेप 3, एम्ब्रियो विटनेसिंग के बारे में पूछिए और सीधे पूछिए। जब मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा, कौन वेरीफाई करेगा कि वो मेरा ही है? ये भी अनिवार्य नहीं, लेकिन एक सही क्लिनिक इसका जवाब देगी। स्टेप 4, रेड फ्लैग्स पहचाने। गारंटेड सक्सेस का वादा सिर्फ नकद में बड़ी रकम, लिखित कंसेंट का ना होना। इनमें से कोई भी दिखे तो तुरंत सावधान हो जाइए और याद रखिए, एक सही क्लिनिक कभी पक्के बच्चे की गारंटी नहीं देती। आईवीएफ में हर बार सफलता मिले ये मुमकिन ही। स्टेप 5, डीएनए वेरिफिकेशन आप मांग कर सकते हैं। एनसीडीआरसी ने 2023 में यही तो कहा था। और अगर आप अभी ट्रीटमेंट में हैं तो ये स्टेप्स आप अब भी ले सकते हैं। ये डराने के लिए नहीं है, बल्कि संभालने के लिए है। एक आखिरी बात, रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जरूर कीजिए, लेकिन भाटिया ग्लोबल भी रजिस्टर्ड ही तो था। रजिस्ट्रेशन तो सिर्फ एक शुरुआत है, पूरी गारंटी नहीं है, इसीलिए आप जरूर सावधान रहें। दिल्ली 2009, 2 बच्चियां, एक केस 14 साल चला, वो बच्चियां उसी केस के बीच पड़ी, अपनी पहचान का सवाल लिए। गुड़गांव 2026, 2 जुड़वा बेटियां, डीएनए नतीजे अभी एम्स में हैं और वो बच्चे आज भी इंतजार में। हैदराबाद, ईडी और एसआईटी का नाम, 80 से ज्यादा बच्चे जिनकी पहचान किसी और ने न तय की। दिल्ली 2024, सीबीआई के मुताबिक बच्चे खरीदे और बेचे गए 4 से 6 साल। उनके असली माँ बाप कौन थे पता नहीं। इन बच्चों ने कुछ नहीं चुना, इनकी पहचान किसी और ने और किसी और के लिए तय की, और ये अब बड़े हो रहे हैं। इन बच्चों का जो अब सबके बीच पले बड़े हैं, जिनकी पहचान किसी और के द्वारा तय की गई हो, इनका हिसाब कौन देगा? अगर ये कहानी आपको जरूरी लगी हो तो किसी ऐसे इंसान तक इसे जरूर पहुंचाइएगा जिसे इसकी जरूरत है, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका सवाल क्या है या आपकी राय क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगी आपसे किसी अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए HB डिकोड।